इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र की कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन कह सकते हैं बेहद ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे। जी मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, जी इसका पूरा खेल। बिल्कुल। हमारे पास ना निवेश करने वालों के लिए लिखी गई अर्थशास्त्र की किताब के कुछ हिस्से हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि इन पन्नों से जो काम की बातें हैं वो निकालें। मांग क्या है, आपूर्ति क्या है, ये बाजार मतलब मार्केट चलते कैसे हैं, और सबसे जरूरी अगर कोई निवेश का सोच रहा है तो ये सब क्यों मायने रखता है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मांग यानी डिमांड, है ना जी। आसान भाषा में अगर कहें तो किसी चीज को एक खास कीमत पर खरीदने की लोगों की इच्छा और उनकी उसे खरीदने की ताकत, क्षमता। हाँ, क्षमता। जैसे मान लीजिए गर्मी बढ़ रही है तो आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसे हम एक ग्राफ पर भी दिखा सकते हैं। मांग वक्र कहते हैं उसे, डिमांड कर्व। अच्छा, वो दिखाता है कि कीमत और मांगी गई मात्रा में क्या रिश्ता है। आमतौर पर कीमत कम तो मांग ज्यादा। हाँ, सोर्स में एक इनवर्स डिमांड फंक्शन या इनवर्स डिमांड कर्व का भी जिक्र है। Px इज इक्वल टू 29.5 माइनस 2.5 QX, ऐसा कुछ। ये क्या चीज है इनवर्स? मतलब ये समीकरण हमें कीमत बताता है दी हुई मात्रा के लिए। Px कीमत है, QX मात्रा। ये दिखाता है कि किसी तय मात्रा के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत देंगे। ओके ओके। और एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी, अगर सिर्फ कीमत बदलती है तो हम उसी कर्व पर ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, उसे कहते हैं मांगी गई मात्रा में बदलाव, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर कीमत के अलावा कुछ और बदल जाए, जैसे लोगों की आमदनी बढ़ जाए, हाँ, या किसी मिलती जुलती चीज की कीमत बदल जाए तो फिर पूरा का पूरा कर्व ही खिसक जाता है, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ। अच्छा। इसे कहते हैं मांग में बदलाव, चेंज इन डिमांड। सोर्स में ना ई बुक्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हाँ, मैंने देखा। उनका एक समीकरण है, QDEB इज इक्वल टू 2.4 PEB प्लस 0.005 I प्लस 0.55 PHB। ये दिखाता है कि कैसे आमदनी आय और हार्डबाउंड किताबों PHB की कीमत ई बुक की मांग QDEB पर असर डालती हैं। तो इसमें वो PHB का चिन्ह पॉजिटिव है, प्लस 0.15। इसका मतलब है कि अगर हार्डबाउंड किताबें महंगी होती हैं, PHB बढ़ता है, तो ई बुक्स की मांग बढ़ती है। मतलब वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, स्थानापन्न। अच्छा, लोग हार्डबाउंड छोड़कर ई बुक खरीदने लगते हैं? बिल्कुल। तो अगर कोई निवेशक ई बुक कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उसे हार्डबाउंड किताबों की कीमतों पर भी नजर रखनी चाहिए, है ना? सही बात है। ये तो हुई मांग की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू, आपूर्ति, सप्लाई। जी। ये है कि बेचने वाले मतलब विक्रेता किसी खास कीमत पर कितना सामान बेचने को तैयार हैं और बेच सकते हैं। तो एक तरफ खरीदने वाले, दूसरी तरफ बेचने वाले मिलते कहाँ हैं ये? वो मिलते हैं बाजार संतुलन पर, मार्केट इक्विलिब्रियम। ये वो पॉइंट है जहां मांग वक्र और आपूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। ग्राफ पर जहां वो क्रॉस करते हैं। हाँ, उस पॉइंट पर जो कीमत होती है वो है संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। और जो मात्रा होती है वो है संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ खरीदार और बेचने वाले दोनों खुश। इसमें वो बाहरी और अंदरूनी चर वाली बात भी थी, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। हाँ, एक्सोजिनस मतलब बाहरी चीजें जो मॉडल को बाहर से प्रभावित करती हैं, जैसे मौसम या सरकार की नीति या लोगों की आमदनी। एंडोजिनस वो हैं जो मॉडल के अंदर ही तय होते हैं, कीमत और मात्रा। अच्छा। अब एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट था, कुल अधिशेष, टोटल सरप्लस। ये क्या फंडा है? ये समझिए कि बाजार में कुल मिलाकर कितना फायदा पैदा हुआ। कुल फायदा? हाँ, इसके दो हिस्से हैं। एक उपभोक्ता अधिशेष, कंज्यूमर सरप्लस, मतलब खरीदार किसी चीज के लिए जितनी कीमत देने को तैयार थे और उन्हें असल में जितनी देनी पड़ी उसका अंतर। अच्छा, जैसे मैं किसी किताब के लिए 500 रुपए देने को तैयार थी पर वो 400 में मिल गए, तो 100 रुपए मेरा कंज्यूमर सरप्लस। बिल्कुल सही। और दूसरा है उत्पादक अधिशेष, प्रोड्यूसर सरप्लस। ये बेचने वाले का फायदा है, उसे जो कीमत मिली और वो कम से कम जितनी कीमत पर बेचने को राजी था उसका अंतर। ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें तो बनता है टोटल सरप्लस। ये दिखाता है कि बाजार कितना कुशल है, मतलब कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है। ज्यादा सरप्लस मतलब ज्यादा कुशलता। तो फिर ये जो सरकारी दखल अंदाजी होती है, जैसे मूल्य सीमा लगाना,
प्राइस सीलिंग, जब सरकार कहती है कि प्याज 20 रुपए किलो से महंगा नहीं बिकेगा, हाँ, उससे इस सरप्लस पर क्या असर पड़ता है? असर पड़ता है और आमतौर पर बुरा असर पड़ता है कुशलता पर। देखिए, अगर सरकार ने कीमत संतुलन कीमत से नीचे तय कर दी, जैसे प्याज का उदाहरण लिया आपने, हाँ तो कीमत कम होने से लोग खरीदना ज्यादा चाहेंगे। हाँ, सस्ता मिलेगा तो सब खरीदेंगे। पर किसान, वो कम कीमत पर कम उगाना या बेचना चाहेंगे। नतीजा, बाजार में प्याज की कमी, शॉर्टेज। डेड वेट लॉस मतलब समाज का नुकसान। हाँ, समाज के कुल फायदे में कमी। सोर्स में एग्जिबिट 116 है, वो ये दिखाता है। और टैक्स लगाने का भी कुछ ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल, टैक्स चाहे खरीदार पर लगाया जाए या बेचने वाले पर, उसका असर दोनों पर पड़ता है। वो कीमत बढ़ाता है जो खरीदार देता है, और कीमत कम करता है जो बेचने वाले को मिलती है। और बिक्री कम हो जाती है, और फिर से डेड वेट लॉस पैदा होता है। टैक्स का बोझ किस पर ज्यादा पड़ेगा, खरीदार पर या बेचने वाले पर? ये इस बात पर निर्भर करता है कि मांग और आपूर्ति कितनी लोचदार हैं, इलास्टिसिटी कैसी है। इलास्टिसिटी, ये क्या चीज है? मतलब सुनने में तो फिजिक्स जैसा लगता है। हाँ, नहीं, अर्थशास्त्र में लोच का मतलब है लचीलापन या संवेदनशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, कैसे? जैसे मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये नापती है कि अगर कीमत में 1% का बदलाव आता है तो मांगी गई मात्रा में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। ओके। अगर कीमत बदलने पर मांग बहुत ज्यादा बदल जाती है तो हम कहते हैं मांग लोचदार है, इलास्टिक है। जैसे शायद किसी खास ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक, कीमत बढ़ी तो लोग दूसरी पीने लगेंगे। और अगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो मांग बेलोचदार है, इनइलास्टिक है। जैसे शायद पेट्रोल, कीमत बढ़ती है फिर भी लोगों को गाड़ी तो चलानी है, तो मांग थोड़ी कम होती है पर बहुत ज्यादा नहीं। या जीवन बचाने वाली दवाएं। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। उनकी मांग बहुत बेलोचदार होती है। तो ये जानना निवेशक के लिए कैसे जरूरी है? अरे, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कोई कंपनी ऐसी चीज बेच रही है जिसकी मांग बेलोचदार है, जैसे वो दवा वाली कंपनी, हाँ, तो वो अपनी कीमत थोड़ी बढ़ा भी दे तो भी उसके ग्राहक ज्यादा कम नहीं होंगे। उसके रेवेन्यू पर शायद अच्छा असर पड़े। समझ गई। और इसी तरह आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी होती है, आमदनी बदलने पर मांग कैसे बदलती है। और क्रॉस प्राइस लोच, किसी दूसरी चीज की कीमत बदलने पर हमारी चीज की मांग कैसे बदलती है। इससे पता चलता है कि चीजें कॉम्प्लीमेंट्स हैं या सब्स्टिट्यूट्स। तो ये सारा सिस्टम मांग और आपूर्ति का यही बाजार को चलाता है। बिल्कुल, ये बाजार का तंत्र है, मार्केट मैकेनिज्म। एक अदृश्य हाथ की तरह एडम स्मिथ ने कहा था, अगर बाकी सब बातें समान रहें, सिटरस पैरेबस, तो कीमतें अपने आप एडजस्ट होती हैं। कैसे? अगर किसी चीज की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम, तो कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ने से मांग थोड़ी कम होगी, आपूर्ति थोड़ी बढ़ेगी और संतुलन आ जाएगा। उल्टा भी ऐसा ही। तो ये खुद ही बैलेंस हो जाता है। हाँ, और इसी तरह ये तय होता है कि समाज के संसाधन कहाँ लगेंगे, कौन सी चीजें बनेंगी, कितनी बनेंगी। वाह! तो संक्षेप में कहें तो हमने मांग और आपूर्ति की पूरी कहानी समझी, देखा कि बाजार में संतुलन कैसे बनता है, प्राइस सीलिंग और टैक्स जैसे सरकारी दखल का क्या असर होता है। और ये लोच यानी इलास्टिसिटी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, खासकर निवेश के नजरिए से। बिल्कुल। और अब जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। मान लीजिए कोई निवेशक किसी खास इंडस्ट्री को देख रहा है, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री की सेवाओं की, मतलब हवाई यात्रा की मांग और आपूर्ति की लोच को समझना उसके निवेश के फैसले को कैसे गाइड कर सकता है। अच्छा सवाल है। क्या फ्यूल की कीमतें बढ़ने पर एयरलाइंस आसानी से किराया बढ़ा पाएंगी, या उन्हें डर रहेगा कि यात्री कम हो जाएंगे? उनकी मांग कितनी लोचदार या बेलोचदार है, यहीं पर ये सारे सिद्धांत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। तो उपभोक्ता आखिर कैसे तय करते हैं कि क्या खरीदना है, खासकर जब उनकी इच्छाएं बहुत है और पैसे मतलब सीमित है? हाँ, यहीं से बात शुरू होती है उपभोक्ता चयन सिद्धांत की। ये समझने में मदद करता है कि उनकी पसंद और मांग ये सब कैसे जुड़ता है। अच्छा। इसकी बुनियाद है प्राथमिकताएं। हम कुछ चीजें मानकर चलते हैं, जैसे पहली, कि वे किन्हीं भी दो चीजों के बंडल में चुन सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा बेहतर है या दोनों बराबर पसंद है। इसे कहते हैं पूर्ण प्राथमिकताएं। ठीक है, चुन सकते हैं। दूसरी, उनकी पसंद तर्कसंगत होती है, मतलब अगर उन्हें ए बी से ज्यादा पसंद है और बी सी से ज्यादा, तो ए सी से ज्यादा पसंद होगा, है ना? बिल्कुल, यह है सकर्मक प्राथमिकताएं। और तीसरी, वे हमेशा ज्यादा को कम से बेहतर मानते हैं, अतृप्ति। अच्छा, तो ये प्राथमिकताएं दिखाएंगे कैसे? वो अनाधिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व्स की बात यहीं आती है? हाँ, बिल्कुल।
अनुदिमान वक्र वो सारे कॉम्बिनेशन दिखाता है जिनसे उपभोक्ता को एक जैसी संतुष्टि मिलती है। जैसे मान लीजिए एक कर्व पर 3 रोटी और एक दाल से उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी 2 रोटी और 2 दाल से। और ये कर्व आमतौर पर नीचे की ओर झुके होते हैं और ओरिजिन की तरफ उत्तल मतलब कन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स, वो क्यों? इसका लेना देना है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर से। MRS कहते हैं इसे। MRS थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब अगर आपके पास रोटी बहुत है और दाल कम, तो आप एक और कप दाल के लिए शायद ज्यादा रोटी छोड़ने को तैयार होंगे। हाँ, क्योंकि दाल कम है। सही। पर अगर दाल पहले से ही ज्यादा है तो एक और कप के लिए आप कम रोटी छोड़ेंगे। यही है MRS। एक चीज की अतिरिक्त इकाई के लिए दूसरी चीज की कितनी मात्रा आप छोड़ने को तैयार हैं, संतुष्टि का लेवल वही रखते हुए। समझ गई। पर इच्छाएं तो ठीक है, जेब भी देखनी पड़ती है, तो बजट बाधा। बजट कंस्ट्रेंट ये दिखाता है कि आपकी इनकम और चीजों की कीमतों के हिसाब से आप क्या क्या खरीद सकते हैं। एक सीधी रेखा होती है यह। और उपभोक्ता चाहता है सबसे ज्यादा संतुष्टि पाना इसी बजट में। बिल्कुल। तो संतुलन कहाँ होगा? जहां सबसे ऊंचा वाला इंडिफरेंस कर्व इस बजट रेखा को बस छूता है, टैंजेंट होता है। अच्छा। वही है उपभोक्ता संतुलन। इस पॉइंट पर MRS कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। और अगर किसी चीज की कीमत बदल जाए, जैसे कॉफी सस्ती हो गई, तो 2 असर होते हैं। एक, प्रतिस्थापन प्रभाव। कॉफी चाय के मुकाबले सस्ती हुई तो लोग चाय कम करके कॉफी ज्यादा लेंगे। ठीक है। दूसरा, आय प्रभाव। कॉफी सस्ती होने से आपकी खरीदने की ताकत मतलब रियल इनकम बढ़ गई। अब आप शायद ओवरऑल ज्यादा चीजें खरीद पाएं, जिसमें कॉफी भी शामिल हो सकती है। दिलचस्प। और इसी आधार पर हम चीजों को नॉर्मल, इंफीरियर और वो गिफिन गुड्स में बांटते हैं। हाँ, नॉर्मल गुड्स आय बढ़ी तो मांग बढ़ी, इंफीरियर गुड्स आय बढ़ी तो मांग घटी। जैसे शायद पुरानी स्कूटर की जगह लोग नई बाइक ले लें। और गिफिन, वो तो बड़ी अजीब है। हाँ, गिफिन बहुत रेयर हैं। ये ऐसी इंफीरियर गुड्स हैं जिनकी कीमत घटने पर मांग भी घट जाती है, क्योंकि नेगेटिव आय प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो प्रतिस्थापन प्रभाव को दबा देता है। कोई उदाहरण? आयरलैंड के आलू अकाल का उदाहरण देते हैं कई बार, पर उस पर काफी बहस है। और हाँ, एक वेबलिन गुड्स भी होती हैं जो जितनी महंगी उतनी ज्यादा डिमांड। लग्जरी कारें, घड़ियां, स्टेटस सिंबल। ठीक है, ये तो हुई उपभोक्ता की बात। अब जरा फर्मों पर आते हैं। उनका तो लक्ष्य होता है मुनाफा, लेकिन ये अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या अंतर है? ये बहुत जरूरी है समझना। अकाउंटिंग प्रॉफिट तो सीधा है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, मतलब किराया, सैलरी, कच्चा माल वगैरह। हाँ, जो सीधे खर्चे दिखें। पर इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट्स यानी अवसर लागत भी घटाई जाती है। अवसर लागत जैसे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छी नौकरी छोड़ दी, हाँ। तो वो सैलरी अवसर लागत है। हाँ। या बिजनेस में अपनी पूंजी लगाई, हाँ। उस पर जो ब्याज मिल सकता था वो अवसर लागत है। तो अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 है तो मतलब फर्म घाटे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब है कि फर्म अपनी सारी लागतें कवर कर रही है, जिसमें अवसर लागत भी शामिल है। वो उतना ही कमा रही है जितना वो अपना पैसा और समय कहीं और लगाकर कमा सकती थी। ये सस्टेनेबल है। अच्छा, और मुनाफे के लिए रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों देखने हैं। हाँ। रेवेन्यू में मार्जिनल रेवेन्यू यानी MR। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया, ये बहुत जरूरी है। और कॉस्ट साइड पर उत्पादन में वो ह्रासमान सीमांत प्रतिफल का नियम। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये शॉर्ट रन में होता है जब कम से कम एक इनपुट फिक्स्ड है, जैसे फैक्ट्री का साइज। आप लेवल बढ़ाते जाएंगे तो शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर एक पॉइंट के बाद हर नया वर्कर पिछले वाले से कम एडिशनल आउटपुट देगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता जाएगा। और लॉन्ग रन में जब सब कुछ बदला जा सकता है, लॉन्ग रन में फर्में स्केल का फायदा उठा सकती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा बनाने पर यूनिट कॉस्ट कम होना, बेहतर टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन वगैरह से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता होगा। नहीं, बहुत ज्यादा बड़े होने पर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकती हैं। मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, तो कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो फर्म कितना प्रोडक्शन करे ये कैसे तय होता है? कहाँ पर रुकना है? गोल्डन रूल है MR इज इक्वल टू MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। जब तक एक और यूनिट बनाने से मिलने वाला रेवेन्यू MR उसे बनाने की लागत MC से ज्यादा है, बनाते रहो। जहां बराबर हो जाए वहीं रुक जाओ, वहीं प्रॉफिट मैक्सिमम होता है।
और कितने लोग रखने हैं, कितनी मशीनें, ये सब? इसके लिए फर्म देखती हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, जिसे एमआरपी कहते हैं। मतलब एक और वर्कर रखने से टोटल रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ। एमआरपी बराबर वर्कर का मार्जिनल प्रोडक्ट गुणा मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा। नियम सरल है, किसी इनपुट को तब तक बढ़ाओ जब तक उसका एमआरपी, उसकी कीमत जैसे वर्कर की वेज के बराबर ना हो जाए। और कॉस्ट कम करने के लिए फर्म इनपुट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन चुनती है जहां हर इनपुट पर खर्च हुए आखिरी रुपए से मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी प्राइस बराबर हो। तो संक्षेप में उपभोक्ता अपनी संतुष्टि देख रहे हैं, फर्म में अपना मुनाफा, और इन्हीं फैसलों से पूरा बाजार चल रहा है। बिल्कुल। और निवेशकों के लिए सोचने की बात यह है कि असल दुनिया में जब चीजें बदलती हैं, इंटरेस्ट रेट, इनकम, टेक्नोलॉजी, तो इन मॉडल्स पर क्या असर पड़ता है। ये बदलाव कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी या लोगों के खर्च करने के पैटर्न को कैसे बदलते हैं, और इन सिद्धांतों को समझकर बेहतर निवेश निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं। तो चलिए आज जरा अध्याय 4 को देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स यानी बाजार संरचनाओं पर। हाँ बिल्कुल। ये समझना कि अलग अलग तरह के बाजारों में कंपनियां कैसे चलती हैं, कैसे फैसले लेती हैं। सही का मतलब पूर्ण प्रतिस्पर्धा से लेकर एकाधिकार तक पूरा स्पेक्ट्रम। और देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। कोई भी जो बिजनेस में है या निवेश करता है, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कंपनी कितनी कॉम्पिटिटिव है, कितना कमा सकती है। बिल्कुल, उसकी पूरी रणनीति इसी पर तो टिकी होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले से, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मतलब ढेरों छोटी छोटी फर्में होती हैं और सब एक जैसा ही सामान बेचती हैं। करीब करीब एक जैसा। और कोई भी अकेली फर्म इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो बाजार की कीमत पर असर डाल सके। अच्छा, तो उन्हें बाजार में जो रेट चल रहा है वही मानना पड़ता है। हाँ, इसीलिए उन्हें प्राइस टेकर कहती हैं। वे कीमत तय नहीं करती, बस स्वीकार करती हैं। तो फिर वो मुकाबला कैसे करती है? उनका सारा ध्यान होता है लागत कम करने पर, कॉस्ट कटिंग, क्योंकि कीमत तो उनके हाथ में है नहीं। ठीक है। अब आते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता पर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ भी कई फर्में होती हैं। हाँ, यहाँ भी कई होती हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है। क्या? उनके उत्पाद एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए कॉफी शॉप्स हैं या छोटे रेस्टोरेंट्स। सबकी कॉफी या खाना थोड़ा अलग होता है, ब्रांडिंग अलग होती है। अच्छा, तो इस अलगपन की वजह से उन्हें कीमत पर थोड़ा कंट्रोल मिल जाता है। बिल्कुल, यही डिफरेंशिएशन उन्हें थोड़ी प्राइसिंग पावर देता है। वो शॉर्ट रन में, मतलब कुछ समय के लिए, मुनाफा कमा सकती हैं। कैसे? वही MR=MC वाला नियम लगाकर। हाँ, जहां उनकी सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू, और सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाए, उस पॉइंट पर उत्पादन करके। लेकिन आपने कहा शॉर्ट रन में, मतलब ये मुनाफा हमेशा नहीं रहता। नहीं रहता। जैसे ही बाजार में दूसरों को दिखता है कि अरे यहाँ तो पैसा बन रहा है, तो नई फर्में घुस आती हैं। अच्छा, और कंपटीशन बढ़ जाता है। हाँ, और फिर लंबी अवधि में, लॉन्ग रन में, वो जो एक्स्ट्रा मुनाफा था वो खत्म हो जाता है। कीमत गिरकर औसत लागत के बराबर आ जाती है। तो मतलब लॉन्ग रन में जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है, वे अपनी न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन नहीं कर रही होती, थोड़ी इनएफिशिएंसी रहती है। ओके, और यहाँ कोई सप्लाई कर्व भी नहीं होता? नहीं, क्योंकि फर्म पहले मात्रा तय करती है, फिर कीमत। दिलचस्प है। अब आते हैं उस पर जहाँ मामला और पेचीदा हो जाता है, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। हाँ, यहाँ खेल बिल्कुल अलग है। यहाँ बस कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां होती हैं बाजार में, जैसे टेलीकॉम कंपनियां या कार बनाने वाली कंपनियां। एकदम सही उदाहरण। इनकी सबसे बड़ी खासियत है आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। मतलब एक कंपनी अगर कीमत बदलती है या कोई नया मॉडल लाती है, तो उसका सीधा असर बाकियों पर पड़ता है, और उन्हें भी कुछ करना पड़ता है। अच्छा, उन्हें हमेशा एक दूसरे पर नजर रखनी पड़ती है। हाँ, और बाजार में नई कंपनी का घुसना बहुत मुश्किल होता है। एंट्री बैरियर्स ऊंचे होते हैं। और कीमत तय करने की ताकत? वो तो काफी होती है इनके पास। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं। क्या? या तो वे आपस में सांठगांठ कर लें, मिली भगत जिसे कहते हैं, कोल्यूजन, जैसे ओपेक करता आया है तेल की कीमतों के साथ। हाँ, वो तो सुना है, पर यह हमेशा लीगल नहीं होता शायद। बिल्कुल नहीं, ज्यादातर देशों में ये गैर कानूनी है, और ये समझौते टिकते भी नहीं ज्यादातर। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा है कि वे मुकाबला करें, लेकिन बहुत सोच समझकर, हर कदम दूसरे के रिएक्शन को ध्यान में रखकर। इसे नॉन कोल्यूसिव स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है। और अब आखिर में बाजार का बादशाह, एकाधिकार, मोनोपोली। हाँ, यहाँ तो बस एक ही विक्रेता, उसका उत्पाद अनोखा, कोई करीबी सब्स्टिट्यूट नहीं। तो जाहिर है कीमत पर पूरा कंट्रोल तो होता है, पर ऐसा भी नहीं कि वो कुछ भी कीमत रख दे। मुनाफा बढ़ाने का नियम यहाँ भी वही है, MR=MC। अच्छा, वही नियम। हाँ, और इसे मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, EP से जोड़ सकते हैं,
एक फॉर्मूला है, P1 EP = MC। ओ, ये क्या बताता है? ये बताता है कि मांग जितनी कम लोचदार होगी, मतलब ग्राहक कीमत बदलने पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, उतना ही एकाधिकारी कीमत को लागत से ज्यादा रख पाएगा। समझ गया। मतलब ग्राहक अगर मजबूरी में खरीद रहे हैं तो कीमत ज्यादा होगी। बिल्कुल। और एक खास तरह का एकाधिकार भी होता है, प्राकृतिक एकाधिकार, नेचुरल मोनोपोली। वो क्या है? ये तब होता है जब बहुत ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल हों। मतलब एक ही कंपनी अगर पूरे बाजार को सप्लाई करे तो लागत सबसे कम आती है। जैसे बिजली या पानी की सप्लाई? हाँ, एकदम सही। क्योंकि दो कंपनियों के लिए तार बिछाना या पाइपलाइन डालना महंगा और बेमतलब होगा। पर फिर तो वो कंपनी मनमानी कर सकती है। कर सकती हैं। इसीलिए सरकारें अक्सर ऐसी कंपनियों को रेगुलेट करती हैं, उनकी कीमतें तय करती हैं या उन पर नजर रखती हैं। अच्छा, तो ये जो रेगुलेटर्स हैं, ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा बाजार कैसा है? मतलब किसमें कितनी कंपटीशन है? वे कुछ मापों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाजार एकाग्रता या मार्केट कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। ये क्या होता है? ये देखते हैं कि बाजार का कितना हिस्सा, मान लीजिए बिक्री का, टॉप की कुछ कंपनियों जैसे 4 या 8 के पास है। इससे अंदाजा लगता है कि बाजार में कितनी ताकत कुछ ही हाथों में है। तो कुल मिलाकर ये चारों स्ट्रक्चर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और एकाधिकार, हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कोई फर्म कैसे बिहेव करेगी, उसकी प्राइसिंग पावर कितनी होगी और वो लंबे समय में टिक पाएगी या नहीं। बिल्कुल सही। ये एक फ्रेमवर्क देते हैं विश्लेषण के लिए, निवेश के फैसलों के लिए और बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए भी ये बहुत काम का है। निश्चित रूप से। और एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, हमने 4 साफ सुथरे मॉडल देखे, पर असल दुनिया के बाजार कितनी बार एकदम फिट बैठते हैं इनमें। हाँ, ये तो है। कई बार मिक्स्ड जैसा लगता है। बिल्कुल। जरा बड़ी टेक कंपनियों के बारे में सोचिए। हो सकता है एक प्रोडक्ट में वो मोनोपोली की तरह हों, दूसरे में ओलिगोपोली की तरह मुकाबला कर रही हों। सही बात है। तो ये सीमाएं कहाँ धुंधली होती हैं और हमारे विश्लेषण पर इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। किताबी मॉडल और असल दुनिया का फर्क हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए सीधे अध्याय 5 पर आते हैं। सकल उत्पादन, कीमतें, आर्थिक विकास, काफी कुछ है इसमें। शुरुआत करते हैं जीडीपी से। ये है क्या चीज असल में? हाँ, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी देश की इकोनॉमी का साइज बताता है। मतलब एक साल में देश के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू। फाइनल? अच्छा, ये फाइनल क्यों जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है ताकि हम डबल काउंटिंग ना करें। जैसे वो किताब वाला उदाहरण है ना, गेहूं से आटा, आटे से ब्रेड। हाँ। तो जीडीपी में हम सीधे ब्रेड की फाइनल कीमत लेंगे, गेहूं और आटे की अलग अलग नहीं तो एक ही चीज बार बार जुड़ जाएगी। समझ गई। या फिर हर स्टेप पर जो वैल्यू बढ़ी उसे जोड़ ले। बिल्कुल, वो वैल्यू एडेड मेथड है। दोनों से नतीजा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसे मापते कैसे हैं? कोई खास तरीके? हाँ, 2 मेन तरीके हैं। पहला है व्यय दृष्टिकोण, मतलब इकोनॉमी में कुल खर्चा कितना हुआ, जैसे हम आप जो खर्च करते हैं, यानी कंजम्पशन C। अच्छा। फिर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट I, सरकार का खर्चा G और नेट एक्सपोर्ट्स NX, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो C + I + G + NX, ये हुआ जीडीपी। ओके, C + I + G + NX। और दूसरा तरीका? दूसरा है आय वाला, इनकम अप्रोच। मतलब देश में सबकी टोटल इनकम जोड़ लो, मजदूरी, किराया, ब्याज, प्रॉफिट, सब कुछ। अच्छा, तो या तो सारा खर्चा गिन लो या सारी कमाई, ठीक है। पर वो रियल और नॉमिनल जीडीपी का क्या चक्कर है? सुना तो बहुत है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल जीडीपी तो आज की कीमतों पर होता है। अगर महंगाई बढ़ गई तो ये बढ़ जाएगा, चाहे प्रोडक्शन उतना ही हो। मतलब सिर्फ नंबर बढ़ गया। बिल्कुल। लेकिन रियल जीडीपी क्या करता है? वो महंगाई का असर हटा देता है। वो बेस ईयर की कीमतों पर कैलकुलेट होता है। तो असली तरक्की देखनी हो तो रियल जीडीपी देखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। रियल जीडीपी ही बताता है कि असल में प्रोडक्शन कितना बड़ा है, हमारी खरीदने की ताकत बढ़ी है या नहीं। समझ गए। तो रियल जीडीपी से असल ग्रोथ पता चलती है। अच्छा, अब ये इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आते, कभी बूम, कभी रिसेशन, कीमतें बदलती हैं, इसका क्या कारण है? इसके लिए हमें बड़े पिक्चर को देखना होगा, पूरी इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई। इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड AD और एग्रीगेट सप्लाई AS। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी की कुल मांग? हाँ, और इसका कर्व नीचे की तरफ जाता है। मतलब कीमतें कम होंगी तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे।
ये क्यों? कीमतें कम होने पर मांग क्यों बढ़ती है? कई कारण हैं। जैसे कीमतें कम हुई तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई, आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। फिर ब्याज दरें कम हो सकती हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अपनी चीज़ें सस्ती होंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। ओके। और सप्लाई साइड, एग्रीगेट सप्लाई? यहाँ थोड़ा सीन अलग है। शॉर्ट रन एएस कर्व ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि कम समय में ना कुछ लागतें फिक्स्ड होती हैं, जैसे मजदूरी। अच्छा। तो अगर कीमतें बढ़ी, कंपनियों को फायदा दिखेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। लेकिन लॉन्ग रन में, मतलब लंबे समय में, हाँ, सब लागतें एडजस्ट हो जाती हैं। हाँ, तब एएस कर्व सीधा खड़ा होता है, हाँ, वर्टिकल। सीधा खड़ा। इसका मतलब लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कीमतों पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है देश के पास कितने संसाधन हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है। इसे कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी, इकोनॉमी की फुल कैपेसिटी। अच्छा, पोटेंशियल जीडीपी। तो ये एडी और एएस मिलकर क्या तय करते हैं? जहां एडी और शॉर्ट रन एएस मिलते हैं, वहां शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बनता है, मतलब अभी का प्रोडक्शन और कीमत का लेवल। अगर ये लेवल पोटेंशियल जीडीपी पर है तो सब ठीक, और अगर नहीं है तो फिर गैप होता है। या तो प्रोडक्शन कम है, रिसेशनरी गैप, या जरूरत से ज्यादा है और महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी गैप। ये तब होता है जब एडी या एसआरएएस में कोई शॉक आता है, जैसे सरकार ने खर्च बढ़ाया, एडी शिफ्ट, या तेल महंगा हो गया, एसआरएएस शिफ्ट। तो यहीं से वो मंदी और महंगाई वाली सिचुएशन बनती है। ये तो हुए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे होती है, मतलब पोटेंशियल जीडीपी कैसे बढ़ता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए है प्रोडक्शन फंक्शन, किताब में दिया है y = AF of LK। ओके, y मतलब कुल उत्पादन, L मतलब लेबर यानी काम करने वाले लोग, हाँ, उनकी संख्या और स्किल, K मतलब कैपिटल, मशीनें, बिल्डिंग्स वगैरह, हाँ। और F बस एक फंक्शन है जो बताता है L और K मिलके Y कैसे बनाते हैं। और ये ए क्या है इसमें? ये ए ही है हीरो, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, TFP। ये टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट का तरीका है, मतलब वो सब कुछ जो बताता है कि हम उतने ही लेबर और कैपिटल से कितना ज्यादा बना सकते हैं। तो ग्रोथ कहाँ से आती है? एल बढ़ाने से, के बढ़ाने से, या ए बढ़ाने से? तीनों से। लेबर फोर्स बढ़े, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, इसे कैपिटल डीपनिंग कहते हैं, और TFP बढ़े। लेकिन सबसे टिकाऊ और दमदार ग्रोथ आती है TFP से। सिर्फ मशीनें बढ़ाने से क्यों नहीं? कैपिटल बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद उसका फायदा कम होने लगता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं इसे। असली छलांग तो टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी यानी TFP से ही लगती है। इसी से वो कन्वर्जेंस वाली बात भी जुड़ती होगी कि गरीब देश अमीर देशों के बराबर आ पाएंगे या नहीं। हाँ, थ्योरी तो यही कहती है कि जहां कैपिटल कम है वहां इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा होना चाहिए, तो वो तेजी से ग्रो करेंगे। लेकिन असल में TFP का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये पैसा आता कहाँ से है इन्वेस्टमेंट के लिए? इसके लिए भी किताब में एक जरूरी इक्वेशन है। वो सेविंग्स S, इन्वेस्टमेंट I, सरकारी बजट G-T और ट्रेड बैलेंस X-M को जोड़ती है। S + I = G-T + X-M। अरे बाप रे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आसान भाषा में? हाँ, नहीं, आसान है। देखो, G-T क्या है? सरकार का घाटा। अगर सरकार खर्च G ज्यादा कर रही है टैक्स से, तो ये पॉजिटिव है। X-M क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो ये नेगेटिव है, ट्रेड डेफिसिट। और है प्राइवेट सेक्टर का सरप्लस या डेफिसिट। तो इक्वेशन बस ये कह रही है कि किसी देश का इन्वेस्टमेंट या तो उसकी अपनी बचत, प्राइवेट S + सरकारी T, G से आता है, या फिर बाहर की दुनिया की बचत से। बाहर की बचत से मतलब अगर कोई देश ट्रेड डेफिसिट में है, MX, तो वो असल में दुनिया से उधार ले रहा है। वो पैसा उसके इन्वेस्टमेंट को फंड कर सकता है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सरकारी बजट, ट्रेड बैलेंस। अच्छा, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो आज हमने GDP समझा, रियल नॉमिनल का फर्क, ADAS से उतार चढ़ाव और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में प्रोडक्शन फंक्शन और खासकर TFP का रोल देखा, और ये सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला कनेक्शन भी। बड़ी पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई। काफी कुछ कवर किया। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ असल में TFP यानी टेक्नोलॉजी और कुशलता पर इतनी डिपेंड करती है, तो सिर्फ फैक्ट्री और मशीनें बनाने के अलावा वो कौन सी दिखाई न देने वाली चीजें हैं
जिन पर इन्वेस्ट करना किसी देश के लिए सबसे जरूरी हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। तो चलिए आज सीधे अध्याय 6 पर आते हैं। मतलब ये बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्रों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो साफ है कि अर्थव्यवस्थाएं सीधी लाइन में नहीं चलती। बिल्कुल नहीं, उनमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लहरों की तरह। हाँ, और जब अर्थव्यवस्था मतलब अपनी पूरी क्षमता से कम चल रही हो तो ये मंदी का अंतर, रिसेशनरी गैप जिसे कहते हैं, वो दिखता है। सही। ये असल में जो उत्पादन हो रहा है और जो हो सकता था, मतलब पोटेंशियल जीडीपी, उसके बीच का फर्क है। सीधे शब्दों में कहें तो संसाधन बेकार पड़े हैं, जैसे लोग बेरोजगार हैं या फैक्ट्री अपनी पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रही हैं। एग्जैक्टली। और ये जो चक्र है ना, ये पूरी इकोनॉमी पर एक जैसा असर नहीं डालते। अलग अलग सेक्टर्स पर अलग तरह का असर होता है। अच्छा, जैसे एक बहुत जरूरी हिस्सा है कैपिटल स्पेंडिंग, मतलब पूंजीगत व्यय। हाँ, जो कंपनियां नए इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह पर खर्च करती है। बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे ही लगता है कि मांग कम हो रही है या मुनाफे कम हो रहे हैं, तो कंपनियां फौरन नए बड़े ऑर्डर देना बंद कर देती हैं या पुराने कैंसिल कर देती हैं। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो पढ़ने में आई वो ये कि टेक्नोलॉजी या हल्के उपकरणों के ऑर्डर सबसे पहले कटते हैं। ओह, ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनका प्रोडक्शन और डिलीवरी टाइम कम होता है, तो वो जल्दी असर दिखाता है। और इससे होता यह है कि शुरुआत में गिरावट और तेज हो जाती है। ये तो है। मतलब कंपनियों का खर्च बहुत जल्दी बदलता है। पर सिर्फ कंपनियों की बात तो नहीं है, आम लोग भी तो अपना खर्च बदलते होंगे। हाँ बिल्कुल, उपभोक्ता व्यवहार भी बदलता है। और स्रोतों में खास तौर पे ये देखा कि जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हाँ, जो लंबी चलती हैं। हाँ वही, इनकी खरीद में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है। अच्छा, शायद इसलिए क्योंकि ये बड़ी खरीदारी होती है और जब माहौल अनिश्चित हो तो लोग सोचते हैं चलो अभी टाल देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लोग टाल देते हैं। जबकि सेवाओं पर खर्च, जैसे मान लीजिए डॉक्टर की फीस है या बच्चों की स्कूल फीस, वो ज्यादातर स्थिर रहता है। हाँ, वो तो जरूरत की चीजें हैं। इसी से जुड़ा एक और अहम सेक्टर है आवास क्षेत्र, हाउसिंग सेक्टर। हाँ, घरों की खरीद बिक्री। देखिए, भले ही ये कुल उपभोक्ता खर्च से छोटा हो, पर इसमें बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाने की क्षमता है। अच्छा, मतलब ये बहुत वॉलेटाइल है। हाँ बहुत, और इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। नए और पुराने घरों की बिक्री, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कितने घर बिके बिना पड़े हैं, ये सब आंकड़े एक तयशुदा चक्रीय पैटर्न दिखाते हैं। जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं या लोगों का भरोसा डगमगाता है, तो हाउसिंग मार्केट अक्सर सबसे पहले ठंडा पड़ता है। समझ गया। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जो हमेशा चर्चा में रहती है, महंगाई, इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन। स्रोत बताते हैं कि ये आमतौर पर प्रोसाइक्लिकल होती है। प्रोसाइक्लिकल मतलब चक्र के साथ चलती है। इकोनॉमी तेज तो महंगाई भी ऊपर। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमी सुस्त तो महंगाई भी नीचे। लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या पेंच है? ये अक्सर एक लैग के साथ रिएक्ट करती है, मतलब थोड़ी देरी से। कभी कभी 1 साल या उससे भी ज्यादा की देरी हो सकती है। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब इकोनॉमी सुधरने लगे, उसके काफी बाद तक भी महंगाई शायद ना बढ़े या गिरती रहे। हाँ बिल्कुल, और ये देरी पॉलिसी बनाने वालों के लिए, मतलब जैसे सेंट्रल बैंक के लिए, एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता होगा। अच्छा, इन्फ्लेशन होती क्यों है? स्रोत कुछ बताते हैं इसके बारे में? हाँ, 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब लागत जनित, यानी जब चीजें बनाने का खर्चा बढ़ जाए, जैसे मजदूरी बढ़ गई या कच्चा माल महंगा हो गया। सही, तो कंपनियां दाम बढ़ाने पर मजबूर हो जाती हैं। दूसरी है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग जनित। ये कब होती है? ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग, मतलब खरीदने की चाहत, उसकी सप्लाई करने की क्षमता से ज्यादा हो जाती है, तो खरीदार ज्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं और दाम ऊपर खिंच जाते हैं। और इसे ट्रैक कैसे करते हैं? इसके लिए इंडेक्स होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई या पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स पीसीई। सेंट्रल बैंक इन्हीं पर बारीकी से नजर रखते हैं। अच्छा, और आखिर में ये जानने के लिए कि चक्र का कौन सा दौर चल रहा है, कुछ इंडिकेटर्स, मतलब संकेतों का भी जिक्र है? हाँ, कुछ लीडिंग होते हैं, कुछ लैगिंग। लीडिंग मतलब जो पहले इशारा दे देते हैं। हाँ, जैसे एक उदाहरण दिया है S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स का। इसे अक्सर लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं। कमाल है, मतलब ये इकोनॉमी में तेजी आने से पहले ऊपर चढ़ने लगता है। अक्सर ऐसा होता है, शायद निवेशकों की उम्मीदों की वजह से वो भविष्य को पहले ही भांप लेते हैं। और लैगिंग इंडिकेटर? वो बाद में रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, जैसे बेरोजगारी कितने समय तक बनी रहती है,
एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि कंपनियां एकदम से लोगों को निकालती या रखती नहीं है। इस फैसले में वक्त लगता है। इकोनॉमी सुधरने के बाद भी हायरिंग धीरे धीरे बढ़ती है। समझ गया। तो मतलब ये सारे पहलू, कैपिटल स्पेंडिंग, कंज्यूमर का बढ़ताव, हाउसिंग, इन्फ्लेशन, ये इंडिकेटर्स, इन सबको जोड़कर ही पूरी तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल। इन व्यापार चक्रों को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये पैटर्न इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने में या सरकार और सेंट्रल बैंक को नीतियां बनाने में बहुत मदद करते हैं। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था की हेल्थ का चेकअप है। बिल्कुल। और इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, उनके बिजनेस साइकिल आपस में ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, हाँ। मतलब ग्लोबली सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, हाँ। ये ट्रेंड तो दिख रहा है। तो फिर क्या अब किसी निवेशक या पॉलिसी मेकर के लिए सिर्फ अपने देश के इंडिकेटर्स पर ध्यान देना काफी है, या अब ग्लोबल पिक्चर को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? तो चलिए आज इकोनॉमिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकर्स के अध्याय 7 में जरा गहराई से उतरते हैं। ये मॉनेटरी यानी मौद्रिक और फिस्कल यानी राजकोषीय पॉलिसी पर है। मतलब वो तरीके जिनसे सेंट्रल बैंक और सरकारें अर्थव्यवस्था को साधने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। और निवेशकों के लिए ये समझना तो खैर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नीतियां सीधा असर डालती हैं ब्याज दरों पर, विकास की रफ्तार पर, यहाँ तक कि बाजार के सेंटिमेंट पर भी। ये समझ लीजिए इकोनॉमी के लीवर्स है। हाँ, लीवर्स, ठीक है। तो शुरुआत मौद्रिक नीति से करें। ये तो सेंट्रल बैंक का डोमेन है ना? हाँ बिल्कुल। पैसा क्या है ये तो हम जानते हैं, लेन देन का माध्यम, मूल्य का भंडार और खाते की इकाई। ये 3 मुख्य काम है। हाँ। पर जो मैकेनिज्म है वो दिलचस्प है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अच्छा, ये क्या है? इसमें बैंक अपने पास जो डिपॉजिट आता है उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मतलब एक फ्रैक्शन, रिजर्व में रखते हैं। हाँ। और बाकी का पैसा वो लोन पर दे देते हैं। ओके। इसी से वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। मनी मल्टीप्लायर, वो 1/, रिजर्व रिक्वायरमेंट वाला फॉर्मूला। हाँ, वही। ओके। तो ये होता ये है कि सिस्टम में शुरुआती डिपॉजिट से कई गुना ज्यादा पैसा बन जाता है। यानी बैंक असल में लोन देकर अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उन्हें इससे क्या लेना देना? देखिए, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक अगर कोई छोटा कदम भी उठाए, जैसे रिजर्व रेशियो थोड़ा बदल दे, तो उसका बाजार में लिक्विडिटी पर और यहाँ तक कि एसेट की कीमतों पर भी काफी बड़ा असर हो सकता है। ये जानना जरूरी है कि सिस्टम में कितना पैसा घूम रहा है। और लोग पैसा क्यों रखते हैं? मतलब कैश या आसानी से मिलने वाला पैसा? इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 वजह होती हैं। पहली, रोज के लेन देन के लिए, मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड। दूसरी, एहतियात के तौर पर कोई अचानक जरूरत आ जाए उसके लिए, इसे कहते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड। ठीक है। और तीसरी वजह थोड़ी दिलचस्प है, सट्टा मांग यानी स्पेक्युलेटिव डिमांड। स्पेक्युलेटिव डिमांड। हाँ, मतलब लोग पैसा इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद दूसरी एसेट्स जैसे बॉन्ड्स, उनकी कीमतें गिरने वाली हैं, तो अभी कैश रखना बेहतर है। अच्छा, तो ये तो निवेशकों के सेंटीमेंट का एक इंडिकेटर हो सकता है। बिल्कुल। अब इस सब में सेंट्रल बैंक का रोल क्या है? हाँ, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सेंट्रल बैंक करेंसी का अकेला सप्लायर होता है, सरकार और बैंकों का बैंकर भी होता है, और सबसे जरूरी वो अंतिम ऋणदाता है, यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मुश्किल में फंसे बैंकों के लिए। हाँ, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो है मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, यानी महंगाई को काबू में रखना। बिल्कुल, क्योंकि अस्थिर कीमतें, चाहे वो बहुत ज्यादा महंगाई हो या डिफ्लेशन, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। निवेशकों को भी एक स्थिर माहौल चाहिए होता है। सही बात है। तो इसे काबू में रखने के लिए सेंट्रल बैंक करता क्या है? उनके पास क्या टूल्स हैं? कई सारे टूल्स हैं। सबसे आम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या OMO। OMO। हाँ, इसमें सेंट्रल बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदता या बेचता है। बॉन्ड खरीदने से सिस्टम में पैसा आता है, बेचने से निकलता है। अच्छा। दूसरा अहम टूल है पॉलिसी रेट, जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट। इसे बदलने से बैंकों के लिए सेंट्रल बैंक से उधार लेना महंगा या सस्ता होता है, और इसका असर फिर आगे लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है, कंज्यूमर लोन, बिजनेस लोन, सब पर। तो कम दरें हुई तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे। हाँ, निवेश और खर्च को बढ़ावा मिलता है, और अगर दरें ज्यादा हुई तो उल्टा असर होता है। और आजकल कई सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी तो करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काफी पॉपुलर हुआ है।
इसमें सेंट्रल बैंक को एक तय महंगाई का लक्ष्य दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 2%, और उन्हें उसे हासिल करने की स्वतंत्रता होती है। इससे बाजार को भी एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि सेंट्रल बैंक क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? हमने देखा है जैसे जापान में कि कभी-कभी ये नीतियां उतनी असरदार नहीं होती। सही कहा, इसकी सीमाएं हैं। जापान का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। वहां सालों तक ब्याज दरें लगभग शून्य रहीं, लेकिन फिर भी वो डिफ्लेशन से यानी गिरती कीमतों से जूझते रहे। हाँ, इसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। मतलब सिस्टम में पैसा तो है, पर लोग और बैंक उसे खर्च करने या लोन देने के बजाय पकड़े बैठे हैं। तो ऐसे में मौद्रिक नीति का असर कम हो जाता है। हाँ, बहुत कम हो जाता है। और ये निवेशकों के लिए एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि फिर सेंट्रल बैंक के पास इकोनॉमी को संभालने के ज्यादा रास्ते नहीं बचते। ठीक है, तो ये तो हुई मौद्रिक नीति। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी पर, यानी राजकोषीय नीति। ये सरकार के हाथ में होती है ना? टैक्स और खर्च वाले फैसले। बिल्कुल। सरकार के पास दो मुख्य हथियार हैं। एक है सरकारी खर्च, जैसे सड़कें बनाना, स्कूल चलाना, सब्सिडी देना वगैरह, और दूसरा है कराधान यानी टैक्सेशन, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, ये सब। तो सरकार खर्च बढ़ाकर या टैक्स घटाकर इकोनॉमी को रफ्तार दे सकती है। हाँ, उसे कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और अगर इकोनॉमी बहुत तेज भाग रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, तो सरकार खर्च घटाकर या टैक्स बढ़ाकर उसे धीमा करने की कोशिश कर सकती है। वो हुई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अच्छा, और क्या यहाँ भी वो मल्टीप्लायर वाला चक्कर है जैसा मौद्रिक नीति में था? हाँ, बिल्कुल है। इसे कहते हैं फिस्कल मल्टीप्लायर। जब सरकार खर्च करती है, मान लीजिए 100 रुपया, तो अर्थव्यवस्था पर उसका असर सिर्फ 100 रुपए का नहीं होता। अच्छा, ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि जिसे वो 100 रुपए मिलते हैं, वो उसका कुछ हिस्सा खर्च करता है। मान लीजिए 80 रुपए। फिर जिसे वो 80 रुपए मिले, वो उसका कुछ हिस्सा खर्च करेगा, और ये सिलसिला चलता रहता है। समझ गया। तो शुरुआती 100 रुपए से इकोनॉमी में ज्यादा एक्टिविटी पैदा होती है। एग्जैक्टली। ये मल्टीप्लायर इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा खर्च करते हैं, जिसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी कहते हैं। फॉर्मूला है 1/1 - एमपीसी। ये निवेशकों के लिए जानना जरूरी है ताकि वो सरकारी नीतियों का असर का अंदाजा लगा सकें। बिल्कुल। वो देख सकते हैं कि अगर सरकार ने इतने 1000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है, तो जीडीपी पर उसका संभावित असर कितना हो सकता है। लेकिन इसमें भी तो चुनौतियां होंगी, जैसे सरकारी घाटा बढ़ना, ये हमेशा खबरों में रहता है। हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता है। बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज और बजट घाटा। अगर सरकार बाजार से बहुत ज्यादा उधार लेती है, तो इससे ब्याज दरें बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि उधार लेने वाले बढ़ गए तो फंड्स की डिमांड बढ़ गई। इससे निजी कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो सकता है, और वो शायद अपना निवेश कम कर दें। अच्छा, तो सरकारी उधार निजी निवेश को क्राउड आउट कर सकता है। हाँ, इसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। ये निवेशकों के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। और कोई चुनौती? एक और बड़ी चुनौती है लैग्स यानी देरी। देरी किस तरह की? 3 तरह की। पहली, रिकॉग्निशन लैग यानी समस्या को पहचानने में लगने वाला समय। दूसरी, एक्शन लैग यानी समस्या पहचान ली, अब उस पर नीति बनाने और उसे लागू करने में लगने वाला समय। इसमें राजनीतिक प्रक्रिया भी आ जाती है। और तीसरी, इम्पैक्ट लैग यानी नीति लागू हो गई, पर उसका असर अर्थव्यवस्था पर दिखने में लगने वाला समय। तो जब तक असर दिखे, हो सकता है हालात बदल चुके हों। बिल्कुल। और इसी वजह से फिस्कल पॉलिसी को फाइन ट्यून करना बहुत मुश्किल होता है। निवेशकों के लिए भी ये अनिश्चितता पैदा करता है। संक्षेप में कहें तो अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय दोनों ही नीतियां अहम हैं। हाँ, दोनों के अपने अपने दायरे हैं, अपने उपकरण हैं, अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। और इनका तालमेल भी जरूरी है शायद। बहुत जरूरी है। कभी कभी ये एक दूसरे का असर बढ़ा सकती हैं, कभी घटा सकती हैं। निवेशकों को हमेशा दोनों पर बराबर नजर रखनी चाहिए। उन्हें ये समझना होता है कि ये दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को किस दिशा में धकेल रही हैं। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है। ये जो लैग है, राजनीतिक दखलंदाजी की संभावना है और दुनिया भर में जो अनिश्चितताएं चलती रहती हैं, इन सबको देखते हुए क्या सरकारें और सेंट्रल बैंक वाकई अर्थव्यवस्था को पूरी सटीकता से कंट्रोल कर सकते हैं? या ये बस एक कोशिश भर है, एक दिशा देने का प्रयास जिसके नतीजे काफी हद तक अप्रत्याशित हो सकते हैं?
और निवेशकों को शायद हमेशा इन अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हाँ, शायद इसी पर सोचने के लिए आज की बातचीत को यहीं रोक। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी के लेन देन की इस पूरी दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास कुछ आर्थिक विश्लेषण है जो मतलब इस पे काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद क्या है? इन जटिल चीजों को आसान बनाना। हाँ, कोशिश यही है कि देश क्यों व्यापार करते हैं, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, और ये जो पैसा आता जाता है इसका हिसाब कैसे रखा जाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आजकल इतना जरूरी क्यों हो गया है? हम हर तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखते हैं। वो निंटेंडो वी का उदाहरण था ना? हाँ बिल्कुल, कि उसके पुर्जे दुनिया भर के कई देशों में बनते हैं। कमाल है। हाँ, और यही है उत्पादन का वैश्वीकरण। इससे दक्षता बढ़ती है, मतलब इफिशिएंसी। कंपनियां देखती हैं कि कौन सा काम कहाँ सबसे सस्ता और अच्छा हो सकता है। जैसे इंटेल, वो कई देशों से निर्यात करती है। सही, इंटेल जैसी कंपनियां कई देशों से बड़ी निर्यातक हैं। तो एक तरफ तो अर्थव्यवस्थाएं जुड़ती हैं, लेकिन हाँ, मुकाबला भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या इससे हमेशा मतलब सबको फायदा ही होता है? जरूरी नहीं। देखिए, फायदे हैं पर नुकसान भी अपनी जगह हैं। जैसे अमेरिका का कपड़ा उद्योग। हाँ, वो 2005 वाला मामला। बिल्कुल, जब कोटा हटा तो चीन जैसे देशों से सस्ता कपड़ा बहुत ज्यादा आने लगा। नतीजा, अमेरिका में जो कम हुनर वाली नौकरियां थीं वो जाने लगीं। ओ, तो कुछ लोगों को सीधा नुकसान हुआ। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जो अमेरिकी कंपनियां ज्यादा हुनर वाले या कुछ नए किस्म के कपड़े बनाती थीं, जैसे इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स, अच्छा, वो टिकी रहीं, बल्कि उन्होंने अपना निर्यात बढ़ाया भी। और एक और फायदा होता है, ज्ञान का फैलाव, मतलब नॉलेज स्पिल ओवर। एक कंपनी कुछ नया करती है तो दूसरी भी सीखती हैं। अच्छा, तो व्यापार के फायदे का आधार क्या है? हमने ये तुलनात्मक लाभ या कंपैरेटिव एडवांटेज सुना है। ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर असल में ये बहुत पावरफुल आइडिया। क्या कहता है ये? ये कहता है कि देशों को उन चीजों को बनाने पर फोकस करना चाहिए जिन्हें वे दूसरी चीजों के मुकाबले, मतलब रिलेटिवली कम लागत पर बना सकते हैं। भले ही वो देश सब कुछ बनाने में सबसे अच्छा क्यों ना हो। एग्जैक्टली। ये जरूरी नहीं कि आप किसमें एब्सोल्यूट बेस्ट हैं, बल्कि ये कि आप किस चीज को बनाने में कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट झेलते हैं। एक उदाहरण से समझाएंगे। मान लीजिए यूके मशीन बनाने में और भारत कपड़ा बनाने में तुलनात्मक रूप से बेहतर है, मतलब रिलेटिव कॉस्ट कम है। तो अगर दोनों देश अपनी अपनी चीज पर ध्यान दें और फिर ट्रेड करें, तो दोनों की स्थिति पहले से बेहतर होगी। हाँ, दोनों ही एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच सकते हैं। और ये व्यापार होता है विश्व कीमत पर, जहां संतुलन में निर्यात और आयात बराबर होते हैं। समझ गई। लेकिन अगर व्यापार इतना अच्छा है तो देश अक्सर टैरिफ क्यों लगाते हैं? व्यापार को रोकते क्यों हैं? अच्छा सवाल है। टैरिफ मतलब आयातित सामान पर टैक्स। कई बार इसका मकसद होता है अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाना। तो टैरिफ से होता क्या है? टैरिफ से लगने से देश में उस चीज की कीमत बढ़ जाती है, बाहर से वो चीज कमाती है, मतलब आयात घटता है, और घरेलू कंपनियां थोड़ा ज्यादा उत्पादन करने लगती हैं। तो घरेलू उत्पादकों के लिए तो अच्छा हुआ। हाँ, उनको फायदा होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ता है, सरकार को भी टैक्स मिलता है, टैरिफ रेवेन्यू। लेकिन आम खरीदार, मतलब कंज्यूमर, उसको नुकसान होता है। चीज महंगी मिलती है, कंज्यूमर सरप्लस घटता है। तो कुल मिला के क्या होता है? ज्यादातर मामलों में उपभोक्ताओं का नुकसान उत्पादकों के फायदे और सरकारी राजस्व से ज्यादा होता है। मतलब देश को कुल मिलाकर थोड़ा नुकसान होता है। इसे अर्थशास्त्री डेड वेट लॉस कहते हैं। अच्छा, तो एक तरफ देश टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देश आपस में ग्रुप बना रहे हैं व्यापार आसान करने के लिए, जैसे नाफ्टा या यूरोपियन यूनियन। हाँ बिल्कुल, ये हैं क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक्स, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स। इनमें सदस्य देश आपस में व्यापार की रुकावटें जैसे टैरिफ कम या बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इनके अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, कई स्तर हैं। सबसे बेसिक है मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया, FTA, जैसे नाफ्टा था। सदस्य आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, पर बाहर वालों के लिए अपनी मर्जी की नीति रखते हैं। और इससे आगे कस्टम यूनियन, इसमें FTA वाली बात तो होती ही है, साथ में सदस्य देश बाहर वालों के लिए भी एक जैसी नीति अपनाते हैं। फिर आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट, इसमें क्या अलग है? इसमें सामान के साथ साथ उत्पादन के कारक, मतलब लोग और पूंजी, वो भी आसानी से आ जा सकते हैं। और सबसे गहरा रूप है आर्थिक संघ, इकोनॉमिक यूनियन, जैसे EU।
ईयू तो बहुत गहरा जुड़ाव है। हाँ, वहाँ आर्थिक नीतियां भी काफी मिलती जुलती होती हैं, नियम होते हैं, संस्थाएं होती हैं, और कुछ सदस्य तो एक कदम और आगे बढ़कर साझा मुद्रा भी अपनाते हैं, जैसे यूरोजोन। वो मौद्रिक संघ, मॉनेटरी यूनियन कहलाता है। वाह, काफी स्तर है। अच्छा, अब ये जो इतना सारा लेन देन हो रहा है, सामान, सेवाएं, पैसा आ रहा है, जा रहा है देश, इसका हिसाब कैसे रखते हैं? इसके लिए होता है भुगतान संतुलन खाता, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी। ये एक तरह से देश का पूरी दुनिया के साथ डबल एंट्री बही खाता है। डबल एंट्री? हाँ, मतलब हर चीज दो जगह दर्ज होती है। हाँ, मोटे तौर पर। इसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक है चालू खाता, करंट अकाउंट, सीए। इसमें चीजों और सेवाओं का व्यापार, बाहर से कमाई या बाहर भेजी गई कमाई, विदेशों से मिले तोहफे या मदद, ये सब आता है। और दूसरा? दूसरा है पूंजी और वित्तीय खाता, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें संपत्तियों माने एसेट्स जैसे शेयर, बॉन्ड, फैक्ट्री, जमीन, इनकी खरीद फरोख्त दर्ज होती है। और ये हमेशा बैलेंस्ड होता है, शून्य पर? हाँ, सिद्धांत रूप में बीओपी हमेशा शून्य पर संतुलित रहता है, क्योंकि हर लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट, जो एक दूसरे को काट देते हैं। जैसे जर्मनी ने कोरिया को मशीन बेची, ये जर्मनी का निर्यात है, तो चालू खाते में क्रेडिट। ठीक है। बदले में जर्मनी को पैसा मिला या कोरियाई संपत्ति मिली, ये जर्मनी के वित्तीय खाते में डेबिट हो जाएगा, तो हिसाब बराबर। अच्छा, और ये जो हम चालू खाते के घाटे के बारे में बहुत सुनते हैं, उसका क्या मतलब है? चालू खाते का घाटा मतलब सीए डेफिसिट। ये दिखाता है कि देश अपनी कमाई या निर्यात और आय से ज्यादा खर्च कर रहा है आयात और भुगतान पर। या इसे बचत और निवेश के नजरिए से भी देख सकते हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देश में जितना निवेश हो रहा है उसके लिए घरेलू बचत सेविंग्स कम पड़ रही है, तो जो कमी है वो बाकी दुनिया से उधार लेकर पूरी की जा रही है। इसका कोई समीकरण है? हाँ, सीए इज इक्वल टू SPI प्लस TGR, या SP निजी बचत है, आय निवेश है, और TGR सरकारी बचत है। अगर सीए नेगेटिव है, घाटा है, तो मतलब या तो निजी बचत निवेश से कम है या सरकार घाटे में चल रही है, या दोनों। तो खुली अर्थव्यवस्था में देश अपनी बचत से ज्यादा निवेश कर सकता है। हाँ, विदेशी उधार लेकर। वो घरेलू बचत की सीमा से बंधा नहीं होता। तो हमने देखा कि कैसे चीजों का उत्पादन, व्यापार की नीतियां, देशों के आपसी समझौते और ये पैसों का आना जाना, ये सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये सब मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। बहुत दिलचस्प। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह वस्तुओं का उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में फैल गया है, क्या भविष्य में सेवाओं का व्यापार भी ऐसे ही बदलेगा? सेवाओं का? जैसे डॉक्टरी सलाह, इंजीनियरिंग डिजाइन, शिक्षा, कॉल सेंटर तो हैं ही। सोचिए, अगर ये सब सेवाएं बहुत आसानी से बॉर्डर के पार खरीदी बेची जाने लगें, तो इसका अलग अलग देशों के कामगारों और अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। तो चलिए सीधे बात करते हैं मुद्रा विनिमय दरों की, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, जैसा चैप्टर 9 में समझाया गया है। शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। हर करेंसी का अपना एक कोड होता है ना? 3 अक्षर का, जैसे USD या EUR। हाँ, बिल्कुल। और ये कोड्स जानना तो ठीक है, पर उससे ज्यादा जरूरी है करेंसी और उसकी एक्सचेंज रेट के बीच का जो फर्क है उसको समझना। चैप्टर में वो AB वाला तरीका बताया है। हाँ। जहां A है प्राइस करेंसी और B है बेस करेंसी। जैसे मान लीजिए USD EUR 1.2875 लिखा है, तो इसका सीधा मतलब है कि 1 यूरो, जो यहाँ बेस करेंसी है, उसको खरीदने के लिए 1.2875 अमेरिकी डॉलर लगेंगे। अच्छा। और अगर ये रेट नीचे जाता है, मान लो 1.2500 हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि बेस करेंसी यानी यूरो डेप्रिशिएट कर रहा है, या फिर प्राइस करेंसी यानी डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है। समझ गया? तो ये हुई नॉमिनल बात। लेकिन चैप्टर में नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट्स का भी जिक्र है। वो एक ऑस्ट्रेलियाई इन्वेस्टर वाला उदाहरण भी है, जो हांगकांग डॉलर बॉन्ड में निवेश कर रहा है, और वो अपनी परचेजिंग पावर को लेकर थोड़ा चिंतित है। तो ये रियल रेट्स है, कैसे मदद करती हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, नॉमिनल रेट तो सिर्फ ये बताती है कि एक करेंसी के बदले दूसरी कितनी मिलेगी, पर असली कहानी तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन से बदल जाती है ना।
तो रियल एक्सचेंज रेट क्या करती है, वो नॉमिनल रेट को दोनों देशों में जो कीमतों का लेवल है या कह लें इन्फ्लेशन है उसके लिए एडजस्ट करती है। इसका फॉर्मूला भी दिया है, रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट गुणा फॉरेन प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस लेवल। ओके। तो उस ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब ये है कि भले ही उसे HKD में अच्छा रिटर्न दिखे, पर अगर हांगकांग में महंगाई ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा तेज है तो असल में उसकी खरीदने की ताकत, वो परचेजिंग पावर शायद उतनी ना बढ़े या कम भी हो जाए। रियल रेट इसी असली चीज को दिखाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ नॉमिनल रिटर्न देखना काफी नहीं है। ठीक है। अब ये रेट्स तय कहाँ होते हैं? ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, FX मार्केट, ये काम कैसे करता है? कौन लोग होते हैं इसमें? हाँ, तो देखिए, ये FX मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। वैसे तो इसका एक काम इंटरनेशनल ट्रेड और सर्विसेज को आसान बनाना है, जैसे किसी को इंपोर्ट का पेमेंट करना है। लेकिन जैसा चैप्टर में बताया गया है, जो रोज का इतना बड़ा वॉल्यूम है उसका ज्यादातर हिस्सा असल में कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन से आता है। मतलब इन्वेस्टर्स फॉरेन एसेट्स खरीदने बेचने के लिए करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, इसमें मोटे तौर पे 2 साइड्स हैं। सेल साइड, जिसमें बड़े बड़े डीलिंग बैंक्स आते हैं जैसे डॉइच बैंक, सिटी ग्रुप, और दूसरी तरफ है बाय साइड, जिसमें कॉरपोरेशंस, इन्वेस्टर्स, सरकारें और हम आप जैसे रिटेल कस्टमर्स भी शामिल हैं। और ये लोग करते क्या है? मतलब मकसद क्या होता है? 2 मुख्य वजह होती हैं। या तो हेजिंग, मतलब अपने रिस्क को कम करना, जैसे कोई एक्सपोर्टर है, वो भविष्य में मिलने वाले फॉरेन पेमेंट की वैल्यू को लॉक करना चाहता है। ठीक है। या फिर होता है सट्टा, स्पेक्यूलेशन, मतलब मुनाफे की उम्मीद में रिस्क लेना, ये अनुमान लगाकर कि करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे। समझ गया। अच्छा, चैप्टर में स्पॉट रेट्स और फॉरवर्ड रेट्स की भी बात हुई है। हाँ, स्पॉट तो हुआ ऑन द स्पॉट, तुरंत वाला रेट। ये फॉरवर्ड रेट्स क्या चीज है? हाँ, सही। स्पॉट रेट आज की रेट है, तुरंत डिलीवरी के लिए। लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी को 3 महीने बाद पेमेंट करना है या मिलना है, वो आज ही रेट फिक्स करना चाहेगी ताकि रेट के उतार चढ़ाव का रिस्क ना रहे। यही फॉरवर्ड रेट्स काम आते हैं। ये भविष्य की किसी तारीख के लिए आज ही तय की गई एक्सचेंज रेट है। और ये तय कैसे होती है? ये स्पॉट रेट और दोनों करेंसीज के बीच जो इंटरेस्ट रेट का फर्क है उस पर बेस्ड होती है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे? हाँ, बिल्कुल। इस फर्क को फॉरवर्ड पॉइंट्स कहते हैं। इन्हें स्पॉट रेट में जोड़ा या घटाया जाता है। अगर फॉरवर्ड रेट स्पॉट से ज्यादा है तो कहते हैं कि बेस करेंसी प्रीमियम पर है, अगर कम है तो डिस्काउंट पर। तो ये एक तरह से फ्यूचर को सिक्योर करने का तरीका है। पर क्या ये फॉरवर्ड रेट्स वाकई में फ्यूचर की स्पॉट रेट्स का सही अंदाजा लगा पाती हैं? देखिए, यहीं पर चैप्टर एक जरूरी बात कहता है। हिस्ट्री ये बताती है कि फॉरवर्ड रेट्स फ्यूचर की स्पॉट रेट्स का कोई बहुत बढ़िया प्रिडिक्टर नहीं रही हैं। मतलब बाजार की उम्मीदें अक्सर गलत साबित हो जाती हैं। तो हेजिंग के लिए तो ये ठीक है, पर भविष्यवाणी के लिहाज से इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो क्या सभी करेंसीज की रेट्स ऐसे ही मार्केट में डिमांड सप्लाई से तय होती हैं? मतलब फ्री फ्लोटिंग होती हैं? चैप्टर में अलग अलग करेंसी रेजीम की बात है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैप्टर बताता है कि एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक तरफ है एकदम फ्लेक्सिबल रेजीम, जैसे कैनेडियन डॉलर, जहां रेट्स काफी हद तक मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। और दूसरी तरफ है एकदम फिक्स्ड रेजीम। इसमें भी कई तरह के अरेंजमेंट हैं, जैसे डॉलराइजेशन, जहां कोई देश अपनी करेंसी छोड़कर किसी और की, जैसे US डॉलर, अपना लेता है। पनामा एक उदाहरण है। या फिर है करेंसी बोर्ड, जैसे हांगकांग में है। यहां डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई पूरी तरह फॉरेन रिजर्व से बैक्ड होती है, एक फिक्स्ड रेट पर। और इनके बीच में भी कई तरह की मैनेज्ड फ्लोट या पेक्ड व्यवस्थाएं होती हैं। तो कोई देश कौन सी व्यवस्था चुनेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे देश अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर कितना कंट्रोल चाहता है। फिक्स्ड रेट में ये आज़ादी कम हो जाती है। दूसरा, उसे अपनी करेंसी की क्रेडिबिलिटी कितनी बनानी है। कई बार स्टेबल करने के लिए किसी बड़ी करेंसी से जोड़ देते हैं। और कभी कभी पॉलिटिकल वजह भी होती है, जैसे यूरोजोन का बनना एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट था। सही। आखिर में चैप्टर एक्सचेंज रेट्स और ट्रेड बैलेंस के रिश्ते पर भी बात करता है। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? हाँ, ट्रेड बैलेंस यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चैप्टर इसे एक बड़े फ्रेमवर्क में देखता है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और सरकारी बजट के साथ। एक इक्वेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज इक्वल टू प्राइवेट सेविंग इन्वेस्टमेंट
प्लस गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ओके। तो अगर किसी देश का इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, मतलब ट्रेड डेफिसिट है, तो ये अक्सर दिखाता है कि देश में इन्वेस्टमेंट के लिए डोमेस्टिक सेविंग काफ़ी नहीं है और उसे बाहर से कैपिटल बोरो करना पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट इसमें एक रोल प्ले करती है। जैसे अगर करेंसी कमज़ोर होती है तो एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट महंगे। इससे ट्रेड डेफिसिट कम होने में मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर चैप्टर 9 से ये साफ है कि ये एक्सचेंज रेट्स सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, इनका असर बहुत गहरा है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर, बिजनेस की कॉम्पिटिटिवनेस पर और यहाँ तक कि पूरी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पर। इन्वेस्टर्स और बिजनेस के लिए इन्हें समझना वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दिमाग में आता है। जब इतनी सारी ताकतें, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड फ्लो, कैपिटल फ्लो, मार्केट सेंटिमेंट, स्पेकुलेशन लगातार एक्सचेंज रेट्स को हिला रही हों, तो क्या कोई सच में इनकी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, या ये हमेशा बदलते हुए ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप पर एक तरह का कैलकुलेटेड गैम्बल ही है? आज हम मुद्रा विनिमय दरों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, अध्याय 10 पर फोकस करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि ये दरें आखिर तय कैसे होती हैं और क्या इनका अंदाजा लगाना मुमकिन है। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है, खासकर जब वैश्विक निवेश की बात आती है। हमारे पास कुछ दिलचस्प सिद्धांत है, जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय समता स्थितियां, और फिर असल दुनिया की कहानी भी है, कैरी ट्रेड्स वगैरह। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद वायदा दरों से, जो भविष्य के लिए होती हैं। हाँ, वायदा विनिमय दरें मतलब फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स, ये एक अच्छी शुरुआत है। ये वो दरें हैं जिन पर आज ही सौदा पक्का हो जाता है, लेकिन मुद्रा का लेन देन भविष्य की किसी तारीख पर होता है। अच्छा, और इसमें वो बोली प्रस्ताव दरें और वायदा अंक भी होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बोली और प्रस्ताव दरें और साथ में वायदा अंक यानी फॉरवर्ड पॉइंट्स। ये अंक ही बताते हैं कि भविष्य की दर आज की हाजिर दर यानी स्पॉट रेट के मुकाबले प्रीमियम पर है या फिर छूट पर। अच्छा, जैसे मान लीजिए यूएसटी यूरोआर के लिए 3 महीने के वायदा अंक हैं -5.6। इसका मतलब हुआ कि यूरो डॉलर के मुकाबले भविष्य के लिए छूट पर मिल रहा है। ठीक है। तो वायदा बोली दर निकालने के लिए हम हाजिर बोली दर लेंगे, मान लीजिए 1.3134, और उसमें इन अंकों को जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अंकों को सही स्केल पर लाना होगा। मतलब -5.6 को 10,000 से भाग देंगे तो -0.00056। ओके। तो 3 महीने की वायदा बोली दर होगी 1.3134 जमा -0.00056 यानी 1.31284। समझ गई। तो ये वायदा दरें भविष्य का एक तरह का अनुमान देती हैं। अब आते हैं उन सिद्धांतों पर जो इन दरों को ब्याज दरों और महंगाई से जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समता स्थितियां, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनका जो मूल विचार है वो काफी सीधा है। पहला है कवर की गई ब्याज दर समता, कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी या CIRP। ये आर्बिट्राज की वजह से लागू होती है। मतलब अगर ये स्थिति ना हो तो व्यापारी बिना जोखिम के पैसा बना लेंगे। अच्छा। और उनकी खरीद फरोख्त ही दरों को वापस इस सिद्धांत के हिसाब से ले आएगी। ये सिद्धांत कहता है कि दो देशों की ब्याज दरों का जो अंतर है वो उनकी मुद्राओं के बीच वायदा प्रीमियम या छूट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो तब हुआ जब जोखिम कवर कर लिया वायदा अनुबंध के जरिए। लेकिन अगर कोई वायदा अनुबंध ना करे तो? हाँ, तब आती है उजागर ब्याज दर समता, अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, UIRP। ये अनुमान लगाती है कि विनिमय दर में जो अपेक्षित बदलाव होगा डेल्टा SEF = D, वो ब्याज दरों के अंतर FID के बराबर होगा। मतलब जिस देश में ब्याज दर ज्यादा है उसकी मुद्रा के भविष्य में कमजोर होने की उम्मीद होगी। बिल्कुल। अगर CIRP और UIRP ये दोनों सही साबित हों तो वायदा दर भविष्य की हाजिर दर का एक निष्पक्ष भविष्यवक्ता होगी। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? क्या हम वायदा दरों पर भरोसा कर सकते हैं भविष्य जानने के लिए? देखिए, ऐतिहासिक रूप से तो ऐसा नहीं दिखता। वायदा दरें भविष्य की हाजिर दरों की भविष्यवाणी करने में काफी खराब रही हैं। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि इनमें एक जोखिम प्रीमियम शामिल होता है जिसे मापना मुश्किल है।
या हो सकता है कि बाजार अप्रत्याशित घटनाओं पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है बजाय ब्याज दरों के छोटे-मोटे अंतर के। दिलचस्प है। अच्छा, ब्याज दरों के अलावा महंगाई का भी तो असर होता होगा। यहीं पर शायद वो क्रय शक्ति समता पीपीपी आती है। सही पकड़ा। सापेक्ष क्रय शक्ति समता यानी रिलेटिव पीपीपी ये कहती है कि विनिमय दर में अपेक्षित बदलाव परसेंट डेल्टा एसएफ देशों के बीच अपेक्षित मुद्रास्फीति मतलब महंगाई के अंतर पाई एफ पाई डी को दर्शाएगा। तो जिस देश में महंगाई ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है उसकी मुद्रा कमजोर होगी। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये लंबी अवधि का सिद्धांत है। छोटी अवधि में ये अक्सर काम नहीं करता। तो ये सिद्धांत एक तरह का फ्रेमवर्क तो देते हैं, पर असल दुनिया में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे कैरी ट्रेड्स। इनका आजकल काफी जिक्र होता है। ये क्या है? हाँ, कैरी ट्रेड ये एक निवेश रणनीति है। इसमें निवेशक क्या करते हैं कि कम ब्याज दर वाली मुद्रा में उधार लेते हैं, जैसे पहले जापानी येन बहुत लोकप्रिय था, और उस पैसे को उच्च ब्याज दर वाली मुद्रा में निवेश कर देते हैं, जैसे न्यूजीलैंड डॉलर हुआ करता था। अच्छा, मतलब ब्याज के अंतर से कमाने की कोशिश। बिल्कुल, मकसद वही होता है। हाँ। लेकिन इसमें जोखिम भी बड़ा है। जोखिम? कैसा जोखिम? विनिमय दर का? हाँ, वही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर वो उच्च ब्याज वाली मुद्रा अचानक गिर जाए तो ब्याज से जो कमाया उससे कई ज्यादा नुकसान हो सकता है। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान न्यूजीलैंड डॉलर, जिसे कीवी भी कहते हैं, के साथ यही हुआ था। बहुत नुकसान हुआ था कैरी ट्रेडर्स को। इसीलिए शायद नीति निर्माता भी इसे लेकर थोड़े चिंतित रहते हैं। हाँ, क्योंकि ये कैरी ट्रेड्स विनिमय दरों को उनके असल मूल्य से बहुत दूर, मतलब गलत दिशा में ले जा सकते हैं, मिसअलाइनमेंट पैदा कर सकते हैं। महंगाई को हटाकर जो दर बचती है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देशों के बीच वास्तविक ब्याज दरों का जो अंतर होता है वो अक्सर पूंजी को आकर्षित करता है, और ये अंतर बड़े मुद्रा चक्रों को चला सकता है। हमने 70, 80 और 90 के दशक में अमेरिकी डॉलर में बड़े उतार चढ़ाव देखे थे। हाँ, याद है। वो काफी हद तक अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच वास्तविक ब्याज दरों के बदलते रुझाने से जुड़े थे। और आर्थिक नीतियां जैसे मौद्रिक नीति या सरकारी खर्च? हाँ, उनका भी बड़ा रोल है। मौद्रिक नीति मतलब केंद्रीय बैंक के फैसले, जैसे ब्याज दरें तय करना। कभी कभी ये टेलर नियम जैसे दिशा निर्देशों पर आधारित होते हैं, जो महंगाई और विकास को देखकर दरें सुझाते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ है राजकोषीय नीति, सरकार का खर्च और टैक्स। आमतौर पर अगर मौद्रिक नीति सख्त हो, ऊंची ब्याज दरें, या राजकोषीय नीति विस्तारवादी हो, ज्यादा सरकारी खर्च, तो मुद्रा को मजबूती मिलती है। कम से कम छोटी अवधि में तो ऐसा होता है। और एक आखिरी चीज, पूंजी प्रवाह, कैपिटल फ्लोज, इनकी भी तो बहुत बात होती है। हाँ, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। जब किसी देश में अचानक बहुत सारा विदेशी पैसा आने लगता है तो उसकी मुद्रा जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाती है, मतलब ओवर वैल्यूड। और जब ये पैसा अचानक वापस जाने लगता है तो संकट खड़ा हो सकता है। हमने 90s के दशक में यूरोप में ERM संकट देखा, मेक्सिको में संकट देखा, एशिया में वित्तीय संकट देखा। ये सब कहीं ना कहीं पूंजी प्रवाह के अचानक बदलने से जुड़े थे। और इन संकटों का अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, लगभग नामुमकिन। इनकी भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। तो कुल मिलाकर देखें तो विनिमय दरें किसी एक फॉर्मूले से नहीं चलती। ये ब्याज दरें, महंगाई की उम्मीदें, सरकारी नीतियां, पूंजी का आना जाना और बाजार में लोगों की सोच, इन सब का एक जटिल मिश्रण है। सही कहा। वो जो समता के सिद्धांत हैं वो हमें एक आधार जरूर देते हैं, लेकिन असल दुनिया की कहानी कहीं ज्यादा उलझी हुई है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है कि इतने सारे मॉडल्स, इतने सारे सिद्धांत होने के बाद भी क्या हम वाकई में भरोसे के साथ कह सकते हैं कि कोई मुद्रा अगले महीने या अगले साल ठीक ठीक कहाँ होगी? खासकर तब जब दुनिया में कभी भी कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। कोई महामारी, कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव जो अचानक आकर पूरे बाजार की दिशा बदल दे। इस पर सोचिएगा जरूर। तो आज हम जरा गहराई से समझ रहे हैं आर्थिक विकास को, मतलब अर्थव्यवस्थाएं क्यों और कैसे बढ़ती हैं। हाँ, और ये क्यों होता है कि कुछ देश इतनी तेजी से आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। और निवेशकों के नजरिए से देखें तो लंबी दौड़ में क्या चीज मायने रखती है। हम अध्याय 11 के स्रोतों को देख रहे हैं। हाँ जी, तो हम विकास के जो मुख्य चालक हैं, जैसे श्रम, पूंजी, तकनीक और हाँ, प्राकृतिक संसाधन भी, उन पे बात करेंगे। और वो एक दिलचस्प सवाल भी, क्या गरीब देश कभी अमीर देशों की बराबरी कर पाएंगे?
जिसे आप लोग अभिसरण या कन्वर्जेंस कहते हैं। बिल्कुल, कन्वर्जेंस, उस पर भी आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज लोग, मतलब श्रम आपूर्ति। किसी देश की तरक्की के लिए ये कितना जरूरी है? देखिए, लोग तो अर्थव्यवस्था की जान है ना? श्रम आपूर्ति कई चीजों पर निर्भर करती है। एक तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, हाँ, फिर कितने लोग असल में काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, वो जिसे कार्यबल भागीदारी दर कहते हैं। अच्छा, आप्रवासन ने श्रम शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद की, हालांकि बाद में अनुमान था कि ये धीमा पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुई श्रम की बात। लेकिन काम करने के लिए औजार, मशीनें, इमारतें, मतलब पूंजी, वो भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ यही भौतिक चीजें हैं या इसमें कुछ और भी आता है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भौतिक पूंजी, मशीनें, फैक्ट्रियां, वो तो जरूरी है ही, लेकिन आज की दुनिया में मानव पूंजी शायद उतनी ही या उससे भी ज्यादा जरूरी है। मानव पूंजी मतलब लोगों की शिक्षा, उनके हुनर, उनका तजुर्बा, ये सब। और फिर आती है टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी तो आजकल हर चीज में है। बिल्कुल, और यहाँ भी फर्क है। विकसित देश अक्सर नई खोजों, R&D पर बहुत पैसा लगाते हैं, जबकि विकासशील देश कई बार मौजूदा टेक्नोलॉजी की नकल करके या उसे अपनाकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होना ही काफी नहीं है। हाँ, जापान और दक्षिण कोरिया को देखिए, उनके पास संसाधन तो कम है पर कहाँ पहुंच गए। और दूसरी तरफ वेनेजुएला जैसे देश, तेल से भरे हुए पर फिर भी। बिल्कुल। यहीं पर एक और चीज आती है, कुल कारक उत्पादकता। अंग्रेजी में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या TFP कहते हैं। TFP? हाँ। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि श्रम और पूंजी तो हो गए आपके इनपुट, मतलब सामग्री। TFP वो रेसिपी है, वो तरीका है जिससे आप उन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बेहतर रेसिपी से आप उतनी ही सामग्री से ज्यादा या बेहतर चीज बना सकते हैं। ये असल में टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट का हुनर, संस्थाओं की कुशलता, वो सब कुछ है जिसे हम सीधे सीधे श्रम या पूंजी में नहीं गिन सकते। तो ये अदृश्य सी चीज है। हाँ, काफी हद तक। सोलो और डेनिसन जैसे अर्थशास्त्रियों ने दिखाया कि अमेरिका के विकास का बड़ा हिस्सा इसी TFP से आया है, सिर्फ ज्यादा मजदूर या ज्यादा मशीनें लगाने से नहीं। मतलब असली खेल कुशलता का है। बिल्कुल, आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल कितनी चतुराई से करते हैं, वही असली खेल बदलता है। हाँ, तो ये TFP जो इतनी जरूरी है पर पूरी तरह समझ में भी नहीं आती, ये तो पहेली का अहम हिस्सा हुई। अच्छा, तो ये जो नवशास्त्रीय विकास मॉडल है वो इन सब कारकों को, श्रम, पूंजी, TFP, कैसे एक साथ देखता है? हाँ, नवशास्त्रीय मॉडल कुछ जरूरी बातें बताता है। पहली बात, अगर कोई देश ज्यादा बचत करता है तो उसके पास प्रति मजदूर ज्यादा पूंजी जमा होगी। ठीक है। और उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन, और ये जरूरी है, सिर्फ बचत दर बढ़ाने से लंबे समय तक चलने वाली विकास दर हमेशा के लिए तेज नहीं हो जाती, एक सीमा आ जाती है। अच्छा, और दूसरी बात? दूसरी और ज्यादा दिलचस्प बात, ये मॉडल कहता है कि गरीब देशों को अमीर देशों से ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ना चाहिए। क्यों भला? सोचिए, जिस देश में पहले से बहुत कम मशीनें हैं, वहाँ एक नई मशीन लगाने से ज्यादा फायदा होगा, है ना? हाँ, ये तो है। तो वहाँ निवेश पर रिटर्न यानी मुनाफा ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है, और यही चीज तेज विकास को बढ़ावा देती है। इसी को वो अभिसरण या कन्वर्जेंस परिकल्पना कहते हैं। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, गरीब देशों में पैसा लगा वो तेजी से अमीर बनेंगे। लेकिन क्या असल में ऐसा ही होता है? क्या पूंजी हमेशा गरीब देशों की तरफ जाती है? व्यवहार में ये इतना सीधा नहीं है, कई और चीजें भी हैं। जैसे क्या उस देश में राजनीतिक स्थिरता है, क्या वहाँ के कानून निवेश के लिए सुरक्षित हैं, क्या वहाँ के लोगों में जरूरी हुनर है, मतलब मानव पूंजी। इन सब वजहों से पूंजी हमेशा सबसे गरीब देशों में नहीं जाती। लेकिन हाँ, हमने चीन और भारत जैसे उभरते देशों में भारी निवेश और बहुत तेज विकास देखा है, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। क्या असर? एक तो दुनिया भर में मजदूरों की सप्लाई बढ़ी है, और शायद इससे विकसित देशों में मजदूरी पर कुछ दबाव भी बना है। अच्छा, तो अगर कोई निवेशक ये अंदाजा लगाना चाहे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में आगे कितनी बढ़ोतरी की गुंजाइश है, उसकी संभावित GDP वृद्धि का अनुमान कैसे लगाया जाता है? हाँ, तो इसका एक मोटा अनुमान लगाने का तरीका है। आप ये देखें कि लंबी अवधि में वहाँ की श्रम शक्ति कितनी तेजी से बढ़ सकती है, ठीक है। और उसमें ये जोड़ दें कि लंबी अवधि में वहाँ प्रति मजदूर उत्पादकता कितनी तेजी से बढ़ सकती है। इन दोनों को जोड़कर एक अंदाजा मिलता है। कोई उदाहरण?
जैसे जापान का उदाहरण लें, वहां जनसंख्या लगभग स्थिर है, तो श्रम शक्ति वृद्धि करीब 0 और उत्पादकता वृद्धि करीब 0.8% मानी जा रही थी। तो दोनों को मिलाकर संभावित जीडीपी वृद्धि भी लगभग 0.8% के आसपास आंकी गई। और स्पेन जैसे देश जो अभी विकसित देशों की बराबरी करने की कोशिश में है? हाँ, बिल्कुल। ऐसे देश अपनी स्थिर अवस्था दर से भी तेज रफ्तार से बढ़ सकते हैं। स्थिर अवस्था दर? हाँ, मतलब वो दर जिस पर अर्थव्यवस्था लंबे समय में स्थिर हो जाती है। तो चूंकि स्पेन जैसे देश अभी भी तकनीक और पूंजी के मामले में आगे बढ़े हुए देशों के करीब पहुंच रहे हैं, उनमें कन्वर्जेंस की वजह से तेज विकास की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो कुल मिलाके बात यह है कि आर्थिक तरक्की कई चीजों का मिश्रण है। काम करने वाले लोग, उनका हुनर, मशीनें, फैक्ट्रियां, ये सब चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि इन सबको कितने कुशल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब टीएफपी और टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। और प्राकृतिक संसाधन वो एक बोनस हो सकते हैं, पर सफलता की गारंटी नहीं। और गरीब से अमीर बनने का रास्ता वो सीधा नहीं है, उसमें कई पेच हैं। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? अगर टीएफपी, जिसे हम पूरी तरह समझते भी नहीं, विकास का इतना बड़ा और कह सकते हैं रहस्यमयी हिस्सा है, तो भविष्य में ऐसे कौन से अनदेखे या अभी कम समझे गए कारक हो सकते हैं जो आर्थिक विकास की दिशा तय करेंगे और जिन पर निवेशकों को आज से ही नजर रखनी चाहिए? आज हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन पर, यानी जिसे हम हिंदी में विनियमन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं उनसे तो यही लगता है कि नियम कानून का अर्थव्यवस्था और कंपनियों पर काफी गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये नियम जरूरी क्यों है और क्या ये हमेशा मतलब फायदेमंद ही होते? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले, रेगुलेशन की जरूरत ही क्यों है? क्या बाजार अपने आप सब ठीक नहीं कर सकता? स्रोत तो कहते हैं कि नहीं, हमेशा नहीं। बिल्कुल सही। बाजार कई बार क्या कहते हैं, विफल हो जाते हैं, खासकर तब जब इंफॉर्मेशनल फ्रिक्शन हो, मतलब जानकारी का अभाव हो। अच्छा। या फिर एक्सटर्नैलिटीज हो, मतलब किसी एक के काम का असर दूसरों पर पड़े, चाहे अच्छा या बुरा। जैसे 2008 का वित्तीय संकट, उसको याद कीजिए। हाँ, वो तो काफी बड़ा था। हाँ, तो उसमें सिस्टमिक रिस्क था, मतलब पूरे सिस्टम की ढह जाने का खतरा, और फाइनेंशियल कंटेजन भी था। कंटेजियन मतलब हाँ, फैलने वाला। हाँ, मतलब एक बैंक की दिक्कत फटाफट दूसरों तक फैल जाए, ये सब क्या थी? ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज थी। तो रेगुलेशन का एक मकसद ऐसी चीजों को रोकना या कम करना है। तो ये एक तरह से इकोनॉमी के लिए सेफ्टी नेट बनाने जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह का सुरक्षा कवच। और इसको लागू करने के तरीके क्या हैं? मतलब कैसे करते हैं रेगुलेट? कई तरीके हैं। रेगुलेटर कुछ चीजों पर तो पूरी तरह रोक लगा सकते हैं। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कंपनी की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करके शेयर खरीदना बेचना, वो गैर कानूनी है। ओके। या फिर कुछ चीजें जरूरी कर सकते हैं, जैसे बैंकों के लिए नियम है कि उन्हें कम से कम इतनी पूंजी, मतलब कैपिटल रखनी ही होगी, ताकि वो कोई झटका झेल सके। बिल्कुल, ताकि अचानक कोई संकट आए तो वो दिवालिया ना हो। फिर सरकारें खुद भी आगे आती हैं, जैसे सड़कें बनाना या राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब सार्वजनिक जरूरतें हैं। और कभी कभी निजी प्रोजेक्ट्स को भी फंड करती हैं। हाँ, बिल्कुल, अगर उन्हें लगता है कि समाज के लिए जरूरी है। अच्छा, और अगर हम खास तौर पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की बात करें, तो रेगुलेटर्स का ध्यान किन चीजों पर ज्यादा रहता है? देखिए, उनका फोकस कई तरफ होता है। एक तो सबसे जरूरी है ग्राहक और निवेशक का पैसा, वो सुरक्षित रहना चाहिए। हाँ, वो तो है। दूसरा, ये संस्थाएं खुद मजबूत रहें, उनकी अपनी सेहत ठीक रहे। हाँ। तीसरा, पैसों का लेन देन, मतलब पेमेंट सिस्टम, वो बिना रुकावट चलता रहे। और चौथा, लोगों को जरूरत के समय कर्ज यानी क्रेडिट आसानी से मिल सके। और हाँ, बड़े लेवल पर देखें तो वो पूरी अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास दर पर भी नजर रखते हैं। लेकिन ये रेगुलेशन हमेशा इतना सीधा और सादा नहीं होता होगा ना? स्रोतों में एक शब्द आया है, रेगुलेटरी कैप्चर। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये वाकई एक पेचीदा स्थिति है। रेगुलेटरी कैप्चर तब होता है जब नियम बनाने वाले उन कंपनियों या इंडस्ट्री के असर में आ जाए जिन्हें उन्हें रेगुलेट करना है। मतलब जिनके लिए नियम बन रहे हैं वही नियम बनाने वालों को प्रभावित करने लगे। बिल्कुल। सोचिए, अगर खेल के नियम बनाने की जिम्मेदारी खिलाड़ियों को ही दे दी जाए, तो नियम तो फिर खिलाड़ियों के हिसाब से बनेंगे, खेल के हिसाब से नहीं। सही कहा। नियम फिर जनता या समाज के भले के बजाय उस इंडस्ट्री के फायदे के लिए बनने लगते हैं। और इसी से जुड़ी दो और बातें हैं। क्या? एक है रेगुलेटरी कंपटीशन,
इसमें क्या होता है कि अलग अलग रेगुलेटर कंपनियों को अपने यहाँ खींचने के लिए नियमों में ढील देने की होड़ करने लगते हैं। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ आओ नियम आसान है। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा है रेगुलेटरी आर्बिट्राज। इसमें कंपनियां चालाकी से कानूनों के जाल में वो जगह ढूंढ लेती हैं जहां नियम सबसे कमजोर हों और उसका फायदा उठाती हैं। जैसे पानी ढलान पर बहता है, वैसे ही कंपनियां कम रेगुलेशन वाली जगह ढूंढ लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। आपने 2008 संकट का जिक्र किया था, तो उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका और फिर वो डॉड फ्रैंक एक्ट जैसे कानूनों की बात भी आती है। इनका क्या रोल था? हाँ, 2008 के बाद इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर बहुत सवाल उठे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बहुत रिस्की निवेशों को भी अच्छी सुरक्षित रेटिंग दी थी। और फिर डॉड फ्रैंक एक्ट जैसे कानून लाए गए। इनका मकसद था इसी सिस्टमिक रिस्क को कम करना। लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरह के रिस्क को पहले से पहचानना और उसे मापना, ये रेगुलेटर्स के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती है। ये आसान नहीं है मतलब? बिल्कुल नहीं। एक और दिलचस्प उदाहरण है सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट का। ये अमेरिका में आया था कॉर्पोरेट फ्रॉड रोकने के लिए, पर इसने अनजाने में एक और प्रॉब्लम सुलझा दी, स्टॉक ऑप्शन की बैकडेटिंग की। वो उसका सीधा मकसद नहीं था, पर हो गया। अच्छा, मतलब कभी-कभी अनपेक्षित फायदे भी हो जाते हैं। हाँ, कभी-कभी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि रेगुलेशन जरूरी तो है, पर इसके अपने चैलेंज हैं, अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। एक तरह का संतुलन बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर रेगुलेशन से कुछ सामाजिक फायदे की उम्मीद तो होती है, जैसे बाजार में भरोसा बढ़ता है, ग्राहकों की सुरक्षा होती है। हाँ। लेकिन इसकी कीमत भी होती है। कंपनियों के लिए नियमों को मानना यानी कंप्लायंस, उसमें खर्चा आता है। और शायद नई चीजें लाने, इनोवेशन में भी थोड़ी रुकावट आती हो। आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। इसीलिए कोई भी नया नियम लाने से पहले उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत जरूरी है। मतलब लागत कितनी है और फायदा कितना होगा, इसका ठीक से हिसाब लगाना। और हर रेगुलेशन को उसके असर के हिसाब से देखना चाहिए कि वो किसी खास इंडस्ट्री, कंपनी या शेयर पर क्या असर डाल रहा है। एक ही नियम सब पर एक जैसा असर नहीं डालता। सही है। तो ये थी रेगुलेशन यानी अध्याय 12 पर हमारी आज की चर्चा। हमने समझने की कोशिश की कि ये क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है और इसमें क्या-क्या पेच हो सकते हैं। हाँ, और अगर हम पूरी श्रृंखला पर एक नजर डालें तो हमने अर्थव्यवस्था की एक काफी बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश की है। हाँ, काफी सारे अध्याय कवर किए हमने। बिल्कुल। अध्याय 1 में मांग और आपूर्ति के जो बेसिक नियम हैं वहां से शुरू किया था। फिर अध्याय 2 में उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, उसकी उपयोगिता क्या है। फिर फर्म की लागत और कमाई पर बात हुई थी अध्याय 3 में। सही। फिर अध्याय 4 में अलग अलग तरह के बाजार, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली वगैरह। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में गए। हाँ, जीडीपी और पूरी अर्थव्यवस्था की गतिविधि अध्याय 5 में। फिर अध्याय 6 में व्यापार चक्र, उतार चढ़ाव और महंगाई। अध्याय 7 में मौद्रिक और राजकोषीय नीति, मतलब सरकार और सेंट्रल बैंक के टूल्स। अध्याय 8 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन था। और फिर 9 और 10 में करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर काफी विस्तार से बात की। अध्याय 11 आर्थिक विकास के क्या कारण हैं, उस पर था। तो ये सारे अध्याय मिलकर जो लोग निवेश करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए अर्थशास्त्र की एक मजबूत समझ बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। और अगर कोई इन विषयों में और गहराई से जानना चाहता है या लगातार सीखते रहना चाहता है, हाँ। तो वो ग्रोविश चैनल से जुड़ने पर विचार कर सकता है। हाँ। वहाँ इस तरह के विषयों पर और भी सामग्री और चर्चा मिल सकती है। हाँ।